माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। हमारा सब्जेक्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा कोर्स के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक डिफ्रैक्शन मॉडल इन मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो है यूनिट 5 का मॉड्यूल 3 है। चलिए हम देखते हैं डिफ्रैक्शन मॉडल क्या होता है अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। Outcome of the module. At the end of the module, students will learn about diffraction model mobile communication. तो इस मॉड्यूल के अंत में जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन में जब वेव्स प्रोपोगेट होती हैं तब उसके लिए जो डिफ्रैक्शन मॉडल का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन की प्रक्रिया क्या है। डिफ्रैक्शन is a phenomena in which light bends around corners of sharp edges which are smaller than the wavelength, है ना। यहाँ पर हम जो है मुख्य रूप से डिफ्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं। डिफ्रैक्शन जो है, वैसे हमने ये पढ़ा है ना, कि जो लाइट होती है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, एकदम सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, लेकिन तब भी अगर बीच में ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिसका साइज उस लाइट की वेवलेंथ से छोटा है, तब जो लाइट है वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, लाइट जो है बेंड हो जाती है ना। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना वेयर ईएम वेव्स बेंड अराउंड कॉर्नर्स टू रीच प्लेसेस वेयर विच आर इन शैडो रीजन। जिस प्रकार से लाइट में डिफ्रैक्शन होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी डिफ्रैक्शन होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ही से इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं और उनमें भी डिफ्रैक्शन होता है। नॉर्मली जो वेवलेंथ होती है मोबाइल कम्युनिकेशन की वो लगभग 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कैरियर क्या यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस साइज से छोटा है, अर्थात उसकी वेवलेंथ से अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे जो है वो बेंड हो जाएंगी और आगे मूव करेंगी। अगले स्लाइड पर देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक शैडो दिख रहा है हमको, है ना। इट इज़ ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑन माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वी कैन सी अ हेजी बाउंड्री अराउंड द शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन सनलाइट। सूर्य की किरणों में जब हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, रखते हैं, और हम बहुत ही ध्यान से देखें तो उसकी जो शैडो बनती है उसमें शार्प एज नहीं रहती, बल्कि उसमें एक हेजी, एक धुंधली सी एज बनती है। ये धुंधली एज जो है वो क्यों बन रही है? क्योंकि लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से, है ना। तो लाइट का जब डिफ्रैक्शन होगा तो लाइट जो है वो शैडो वाले रीजन में भी पहुंच जाएगी। इसके कारण जो है शार्प इमेज नहीं बनेगी, बल्कि किनारे किनारे पर धुंधली इमेज बनती है। ये है डिफ्रैक्शन का एक रिजल्ट, है ना। अब हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन को हम मोबाइल कम्युनिकेशन के मॉडलिंग में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ जो मॉडल है डिफ्रैक्शन का उसको कहा गया है नाइफ एज मॉडल, है ना। इस मॉडल में हम देखते हैं कि एक तरफ TX ट्रांसमीटर है और दूसरी तरफ RX रिसीवर है। बीच में हम देखते हैं एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा हुआ है जिसका कि ट्रांसमीटर से डिस्टेंस D1 है और रिसीवर से डिस्टेंस D2 है। इस ऑब्स्ट्रक्शन की जो हाइट है वो h है। अब हम देखेंगे कि जो लाइट, जो किरणें हैं, है ना, वो यहाँ पर ट्रांसमीटर से लेकर इस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर h तक आती हैं और उसके बाद जो है डिफ्रैक्शन हो जाता है, यानी कि लाइट जो है वो अलग अलग बहुत सारी, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, कई सारी किरणें जो हैं वो डिफ्रैक्ट होकर आगे बढ़ती हैं। तो इनमें से कुछ जो है वो रिसीवर तक पहुंचेंगी, बाकी सब जो है वो इधर उधर दूसरी दिशाओं में जाकर जो है वेस्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये जो है एक नाइफ एज मॉडल का एक फिगर बना हुआ है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन शैडोड रीजन
can be calculated by combining vectorial contributions of all these diffracted rays. देखिए यहाँ पर जो रिसीवर है, रिसीवर तक जो पहुँचती हैं डिफ्रैक्शन के बाद जो किरणें पहुँचती हैं, उन सबको जब ऐड करेंगे तो रिसीव पावर जो होगा वो रिसीवर तक पहुँचेगा. सेकेंड पॉइंट, द ज्योमेट्री इज यूजुअली मच कॉम्प्लिकेटेड देन शोन इन द फिगर. For example, consider a telecom tower transmitting electromagnetic waves from a rooftop and a person using a mobile phone at the street level. यहाँ पर हमने ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ जो फिगर बना हुआ है ना, वो थोड़ा सिंपल फिगर बना है, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति होती है वो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. इमेजिन करिए कि एक ट्रांसमिटिंग टावर जो है वो रूफ के ऊपर है, रूफ टॉप के ऊपर है, और एक कोई पर्सन जो है वो स्ट्रीट पर वॉक कर रहा है ना. द EM वेव्स यूजुअली रीच द रिसीवर एट स्ट्रीट लेवल आफ्टर मोर देन वन डिफ्रैक्शन एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, है ना. ऐसी स्थिति में जो पावर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमीटर से निकल रही हैं, वो जब उस व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचेंगी तो उसमें कई सारे रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे और कई सारे डिफ्रैक्शंस हो जाएंगे, है ना. क्योंकि उसके चारों तरफ जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो बिल्डिंग से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर रेस पहुंचती हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शार्प हैं, तो उनके शार्प एजेस से घूमकर डिफ्रैक्ट होकर भी वेव्स उस लेवल तक पहुंचेंगी. तो इस तरह से जो स्थिति, एक्चुअल स्थिति रहती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, लेकिन हम जो है एक सिंपल मॉडल बनाकर रिफ्लेक्शन का जो इफेक्ट है सिग्नल पर वो हम देखते हैं. थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. However, an approximation that works well in most cases is called knife edge diffraction, which assumes a single sharp edge of an object that separates the transmitter and receiver. यहाँ पर जो नाइफ एज डिफ्रैक्शन का मॉडल बनाया गया है, वहाँ पर ये अज्यूम किया गया है, एक कंडीशन अज्यूम की गई है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिससे कि डिफ्रैक्शन हो रहा है. यहाँ पर सिंगल डिफ्रैक्शन हो रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना, इस नाइफ एज मॉडल में. देखिए इस नाइफ एज मॉडल में जो है इसमें हमने एक v कैलकुलेट किया है, और v की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है, h इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डी प्लस D1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू D1 इंटू D2. ये सारी वैल्यूज़ जो हैं D1, D2, लैम्डा और h, ये हमने पिछले डायग्राम में देखी हैं, है ना. इन सब वैल्यूज़ को जब हम इस फॉर्मूला में डालेंगे तो v निकलेगा, और v कहलाता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैरामीटर, है ना. ठीक है. अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए सब वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पर D1 लिखा है, D2 लिखा है, h लिखा है और वेवलेंथ लिखी है. फ्रेस्नेल पैरामीटर निकल गया. यहाँ पर देखिए फिर से वो फिगर बना हुआ है नाइफ एज मॉडल का. अब हम देखते हैं कि यहाँ v की वैल्यू को कंपेयर किया गया है. देखिए यहाँ एक तरफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है और दूसरी तरफ एक मोबाइल हैंडसेट रखा हुआ है ग्रीन कलर का, और बीच में ऑब्स्टेकल्स रखे हैं. अगर ऑब्स्टेकल की हाइट इतनी छोटी है कि डायरेक्टली जो है वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं, इस ऑब्जेक्ट से कोई नहीं टकरा रही है, कोई डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना. तो ऐसे केस में जो v की वैल्यू निकलेगी वो लेस देन 0 निकलेगी और नो लॉसेस होंगे, है ना. जब v की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब नो लॉसेस होंगे, डिफ्रैक्शन के कारण नो लॉसेस हैं, है ना. दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, मिडिल वाली कंडीशन, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बिल्कुल ऐसी है कि वो लाइन ऑफ साइट की जो रेखा है उससे टच कर रही है ना. लाइन ऑफ साइट यानी कि जो ट्रांसमीटर से निकल रही है और मोबाइल सेट तक पहुंच रही है, उसके टिप को ये टच कर रहा है. इसलिए यहाँ पर जो है v की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 0 है, और लॉस जो हुआ है वो 6 डेसिबल का लॉस हुआ है. ये लॉस जो है वो डिफ्रैक्शन के कारण जो है लॉस हुआ है 6 डेसिबल का. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं तीसरी कंडीशन, जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट की जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अब जब ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट ज़्यादा होगी तो डायरेक्ट कोई भी वेव्स जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक नहीं पहुंचेंगी, जो भी पहुंचेंगी वो डिफ्रैक्शन के द्वारा ही पहुंचेंगी. यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधी रेखा में ये जो वेव्स हैं ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से इस डिफ्रैक्शन पॉइंट तक आ रही हैं, और उसके बाद जो है डिफ्रैक्ट होके जो रे है वो झुक जा रही है, और झुक कर वो अपने रिसीवर तक पहुंची है.
तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। जब v की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो अब हम लॉस को -27 डेसिबल लेते हैं। यहाँ पर जो लॉस हो रहा है डिफ्रैक्शन के कारण वो -27 dB का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो v की 3 वैल्यूज़ देखी यहाँ पर, है ना, और तीनों के केस में देखा। ठीक है, तो जब कभी भी डिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ पर -27 dB का लॉस हमको अपना कैलकुलेशन में उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है द पाथ लॉस, पहला पॉइंट लिखा है द पाथ लॉस ड्यू टू डिफ्रैक्शन इन नाइफ एज मॉडल इज कंट्रोल्ड बाय फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन पैरामीटर विच मेजर्स हाउ डीप द रिसीवर इज विद इन द शेडोड रीजन। ठीक है, फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन पैरामीटर जो है वो बताता है कि रिसीवर जो है वो कितना ज़्यादा शेडो रीजन में है ना। अ नेगेटिव वी शोज दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज बिलो द लाइन ऑफ साइट, ये हम देख चुके हैं, है ना। जब वी माइनस में होगा, 0 से कम होगा, तब ऑब्स्ट्रक्शन बहुत छोटा है। जब वैल्यू ऑफ 0 फॉर वी मीन्स दैट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड टिप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आर ऑल इन लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इस केस में 6 डेसिबल लॉस हो रहा है। और तीसरा जो कंडीशन है वो है अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v मीन्स दैट पाथ लॉस रैपिडली इंक्रीजेज रीचिंग अ वैल्यू ऑफ -27 फॉर अ पैरामीटर वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, तो अगर v जो है वो अगर यहाँ पर 5 वैल्यू ली है, मतलब 0 से ज़्यादा वैल्यू ली है, जैसे ही v 5 तक पहुँचता है तो लॉस जो है -27 डेसिबल पहुँच जाता है ना। तो इस तरह से नाइफ एज मॉडल में जो है v के माध्यम से हम डिफ्रैक्शन के असर को जो है दिखाया जा रहा है ना। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन का एडवांटेज भी है क्योंकि डिफ्रैक्शन बिकम्स एडवांटेजियस व्हेन रिसीवर इज लोकेटेड इन शैडो रीजन, है ना। हियर द रिसीवर गेट्स सिग्नल फ्रॉम डिफ्रैक्शन बाय कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल व्हेन मोबाइल इज इंडोर और इन बेसमेंट एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि डिफ्रैक्शन का फ़ायदा कैसे हो रहा है। अगर हम इमेजिन करें कि हमारा जो मोबाइल है वो घर के अंदर है या फिर बेसमेंट रीजन में नीचे कहीं पर है जहाँ पर कि डायरेक्ट रेज बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही हैं, है ना, तो यहाँ पर जो सिग्नल पहुँचेगा वो ज़्यादातर डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन से ही पहुँचेगा। तो डिफ्रैक्शन से जब यहाँ पर सिग्नल पहुँचेगा तो देखिए जो सिग्नल जो बिल्कुल भी नहीं पहुँचता, लेकिन डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से शैडो रीजन में भी सिग्नल पहुँच पा रहा है ना। अगर डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ऐसा मोबाइल जो शैडो रीजन में रखा हुआ है वहाँ पर तो सिग्नल पहुँचते ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो सिग्नल पहुँचते, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम बेसमेंट रीजन में या इंडोर में बहुत घर के अंदर चले जाते हैं तो अब हमारा सिग्नल कैच नहीं करता है ना, और हमारा कॉल जो है वो कट हो जाता है। ऐसे केस में जब हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, है ना, या दरवाजे के पास आ जाते हैं या थोड़ा बाहर निकलते हैं, तब सिग्नल मिलने लगते हैं और हमारा कॉल फिर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि इंडोर रीजन या बेसमेंट रीजन में जो भी हमको सिग्नल मिल रहा है वो हमको डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टेड वेव्स के कारण ही मिल रहा है, अन्यथा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। तो ये एडवांटेज है डिफ्रैक्शन का, है ना। तो इस तरह से हमने नाइफ एज डिफ्रैक्शन मॉडल को पढ़ा। तो आज हम अपने लेक्चर का यहीं पर अंत करते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को डिफ्रैक्शन मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वेट करिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।